रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त था और मैं अभी तक हॉस्पिटल में ही थी। बाहर से आने वाली बारिश की तेज आवाजों को सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि आज मेरा घर जाना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं भी अपने ऑफिस से निकलकर बाहर हॉस्पिटल की राहदारी में आ गई थी। तभी मेरी नजर मरकजी दरवाजे पर पड़ी तो वहां एक रिक्शे वाला खड़ा था। मैंने सोचा क्यों ना उसे जाकर कहूं कि मुझे मेरे घर तक छोड़ आए, लेकिन मैं क्या जानती थी कि उस रिक्शे वाले से बात करना मेरे लिए एक खौफनाक तजर्बा होगा। जैसे ही मैं अस्पताल की सीढ़ियां उतरकर नीचे पार्किंग तक पहुंची तो मुझे रिक्शे के अंदर का मंजर भी साफ दिखाई देने लगा। हल्की स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मुझे वो वाजे दिखाई दे रहा था। उसके साथ एक उढेर उम्र औरत भी थी और साथ एक छोटी बच्ची भी। बच्ची को देखा तो उसके जिस्म से खून निकल रहा था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं होगी, यही कोई 8-10 साल ही होगी। उसे देखकर मैं खौफ से कांप कर रह गई थी। मुझे जुनैरा याद आ गई, मेरी छोटी बेटी जो मुझे पूरी दुनिया में जान से भी ज्यादा अजीज थी। उस रिक्शे वाले ने जिस बच्ची को पकड़ रखा था वो भी मेरी जुनैरा की उम्र की ही थी। मैंने परेशानी से उसकी तरफ देखा। मेरा दिल अपने ख्यालों से निकल आया था। मुझे घर जाने की बजाय अब उस बच्ची की फिक्र होने लगी थी। मैं भागती हुई रिक्शे वाले के पास पहुंची और उससे पूछा, ये कौन है? तुम्हारी बेटी है? इसे क्या हुआ है? मैंने एक ही सांस में ऊपर नीचे उससे कई सवाल कर दिए थे। उसने मुझे कोई बात कहने की बजाय वो बच्ची उस उढेर उम्र की औरत को पकड़ने का कहा। दोनों मर्द और औरत उस छोटी बच्ची को पकड़कर अस्पताल की इमरजेंसी की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये अस्पताल के कोने कोने से वाकिफ हों। उनके कदम अस्पताल की इमरजेंसी की तरफ ही बढ़े थे। उन्होंने मुझसे भी पूछना गवारा नहीं किया कि तुम यहाँ का स्टाफ हो या फिर तुम्हें अस्पताल की इमरजेंसी का पता है। हालांकि अस्पताल की इमरजेंसी उस तरफ नहीं थी, बल्कि ये सारी पार्किंग घूमकर पिछली तरफ जाने पर अस्पताल का इमरजेंसी रूम नजर आता था। मैं उस आदमी को देखकर शक में पड़ गई थी। वो औरत भी काफी तेज तरार मालूम होती थी। अगर ये उनकी बेटी भी है तो ये इतने होशो हवास में कैसे हैं? मैंने सोचा था, लगता है कि बात कुछ और है, दाल में काला जरूर है। मैंने दिल में सोचा और उस मर्द और औरत का पीछा करने लगी। हालांकि उन लोगों ने मुझसे मदद नहीं मांगी थी, ना ही मुझसे कुछ पूछा था। जब मैं उनके पीछे पीछे जाने लगी तो ये भी मुझे चोर नजरों से देखने लगे, जैसे उनको मेरा पीछे आना अच्छा ना लगा हो। लेकिन मुझे उस वक्त कोई परवाह नहीं थी कि उन्हें मैं अच्छी लग रही हूँ या बुरी। मैं उनका पीछा करती इमरजेंसी वार्ड तक चली गई। मुझे एक लम्हे को लगा कि ये इमरजेंसी वार्ड मेरी वजह से गए हों, पहले कहीं और जा रहे हों। लेकिन जाहिर है मैं उनसे उस वक्त ये बात पूछ नहीं सकती थी। मैं इमरजेंसी में भी उनके साथ साथ दाखिल हुई। उन लोगों ने मुझसे कोई बात नहीं की थी। वो शायद मुझे देखकर खार खा रहे थे। खैर मैं भी उनके पीछे पीछे अंदर चली गई। इमरजेंसी में उस वक्त डॉक्टर मुइज थे। इमरजेंसी खुशकिस्मती से खाली थी। डॉक्टर मुइज ने जब उस लड़की को देखा जो कि खून में लथपथ थी तो खुद ही चीख कर आगे बढ़े। वो अभी नए नए आए थे, मरीजों को देखकर ऐसे ही जज्बाती हो जाते थे। डॉक्टर मुइज को देखकर मुझे भी महसूस हो गया कि वो बच्ची जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। डॉक्टर मुइज ने उसे बेड पर मुंतकिल किया और उसके जख्मों को साफ किया। बच्ची का खून इस कदर बह चुका था कि उसके जख्मों का तो अंदाजा ही नहीं हो रहा था। ऐसे लगता था जैसे वो कोई खून की थैली है जो फट गई है। मैं तो उसे देखती तो कांप कर रह जाती। मैं अपनी नजरें कमरे में मौजूद दूसरी चीजों पर मजबूर किए हुए थी ताकि मेरा जहन जितनी जल्दी हो सके इस सारे मंजर से हट सके और मैं उस बच्ची से मुतल्लिक दूसरे मामलात के बारे में सोच सकूं, क्योंकि बच्ची को बहुत ज्यादा इमदाद की जरूरत थी। सिर्फ डॉक्टर मुइज ही काफी नहीं थे, मगर मर्द और औरत जो उसके साथ आए थे उनके तेवर अजीब से थे। कहने लगे, मैडम अगर आप हमारी बच्ची का ऑपरेशन करेंगे फिर अपने पैसों पे कीजिएगा। हम तो गरीब लोग हैं। हमने बड़ी मुश्किल से अपनी बच्ची को कुरान हिफ्ज करवाया है। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि इनकी बेवकूफियों की कीमत भरते फिरें। हमने तो उसे 100 बार मना किया कि बेटा शाम के इस वक्त खेलने नहीं जाते, मगर आजकल के बच्चे तो आपको पता है कितने बागी हो गए हैं। माँ बाप की बात ही नहीं सुनते। ये रात देर तक खेलने चली जाती है और देख लिया नतीजा।
आदमी अपने आप को एक सख्त बाप दिखाने की कोशिश कर रहा था और वो औरत भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। लेकिन उनकी उम्रों का फर्क अजीब सा था। मर्द की उम्र बामुश्किल 30 साल लग रही थी, जबकि औरत उसकी माँ की उम्र की लग रही थी। उसी वक्त मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप आपस में क्या लगते हैं। औरत भड़क कर बोली, मैडम, आपको नजर नहीं आता हम दोनों मियाँ बीवी हैं। ये हमारी छोटी बच्ची है। हम एक तो पहले ही परेशान हैं, ऊपर से आप अपने फजूल सवाल कर करके मुझे और परेशान कर रही हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। यहाँ बैठो, मेरे और भी बच्चे हैं, मुझे घर जाना है। आप मेरी बच्ची का इलाज शुरू करें। अगर आपसे नहीं हो सकता तो भी बता दें, हम गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल तो हैं ही, हम वहाँ चले जाते हैं। उस औरत का लहजा बता रहा था कि वो यहाँ से भागना चाहती है। मैंने भी दिल में ठान ली थी कि मैं इन दोनों को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। मैंने डॉक्टर मुइज को इशारा किया। मैंने इशारतन उनसे कह दिया, ये दोनों मुझे मशकूक लग रहे हैं, इन्हें कहीं जाने नहीं देना। डॉक्टर मुइज भी मेरे जैसा था। वो तो आधा पागल था, किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो फिर उसकी हकीकत जाने बगैर पीछे नहीं हटता था। अच्छाई और बुराई में फर्क करना अच्छे से जानता था। उसने मुझसे कह दिया कि तुम फिक्र नहीं करो, मुझे जेब से भी पैसे लगाना पड़े तो मैं इन लोगों को यहाँ से भागने नहीं दूंगा। वो लोग भी चालाक थे, खसूसन वो औरत बहुत तेज थी। उसे भी अंदाजा हो गया था कि हम उन्हें यूं ही यहाँ से जाने नहीं देंगे। तब उस औरत ने मुझे एक और बार कहा, डॉक्टरनी जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमारी बच्ची का इलाज कर दें। लेकिन वो क्या है ना, मेरे तो हाथ भी खाली हैं और काम का भी कुछ नहीं है मेरे पास जिसे बेचकर मैं आपको इसकी रकम अदा कर सकूं। हाँ, दुआएं बहुत दूंगी। मैं आपको गरीब औरत हूँ, मेरी बहुत दुआएं लगेंगी आपको। मेरी छोटी बच्ची है। ये कहकर वो रोने लगी। वो हर बार मुझे इस चीज का एहसास दिला रही थी कि उसके पास हमें देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उसकी बेटी का इलाज करने के बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय उसके कि कुछ दुआएं वो हमारी झोली में डाल देगी। मैं समझ गई थी कि वो कहना क्या चाहती है। कोई और डॉक्टर होता तो शायद उसे यही कहता कि हाँ, तुम जाओ किसी दूसरे अस्पताल से अपनी बच्ची का इलाज करवाओ। लेकिन मैं तो ऐसी नहीं थी। मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं बीबी, तुम्हारी बच्ची का इलाज हम पर फर्ज है। हम तो मसीहा हैं, हमारा काम ही तुम्हारी मदद करना है। तुम इस बारे में फिक्रमंद नहीं हो। मेरी बात सुनकर बजाय खुश होने के उसके चेहरे पर मायूसी के साए लहराने लगे। यकीनन उसे वो बात खासी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो तो यहाँ से भागना चाहती थी। जब उसे यकीन हो गया कि मैं उसे और उसके मियाँ को यहाँ से जाने नहीं दूंगी तो वो उठकर खड़ी हो गई। अच्छा बीबी जी, हम अपनी बच्ची की कुछ पिछली रिपोर्ट्स ले आते हैं घर से। वो ना, मेरी बेटी को खून की भी कमी है, तो ऐसा ना हो मेरी बच्ची का इलाज करने से पहले आपको उसके मुतल्लिक कुछ पता ही ना हो तो मसला हो जाएगा। मैंने वहीं पर उसे चुप करवा दिया। नहीं जी, हम तो खुद अस्पताल में हैं, अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी। रही बात खून के टेस्ट की, वो हम पहले ही कर चुके हैं। आपकी बच्ची को खून की कमी नहीं है। बस ये बात सुनना थी कि वो भड़क उठी। आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे अपनी बच्ची का खुद पता है। मैंने 3 महीने एक डिस्पेंसरी में काम किया है, इतना तो तजर्बा मेरा भी है। मुझे पता है मेरी बच्ची को खून की कमी है। आप मेरी बच्ची की जान लेना चाहती हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जा रही हूँ, जाकर अपनी बच्ची के कागजात लेकर आऊंगी। मैं तो जान ही गई थी कि ये औरत झूठ बोल रही है। मैंने कहा, ठीक है, आप चली जाएं। लेकिन हाँ, मुझे उस पर शक जरूर हो चुका था। तभी मैंने उससे उसका शिनाख्ती कार्ड मांग लिया, जो उसने बिला झिझक मुझे दे दिया था। हाँ, मगर उसको ये सोच जरूर आई थी कि शायद मैं अस्पताल में उसकी बच्ची का इलाज करना चाहती हूँ। इसके अलावा वो कुछ नहीं सोच रही थी। शायद उसको अभी मेरी तफ्तीशी फितरत का इल्म नहीं था। उसने कोई बात नहीं की, बल्कि आदमी को भी इशारा करके उसका शनाख्ती कार्ड निकालने को कहा। उसने भी अपना शनाख्ती कार्ड मुझे दे दिया। ये दोनों जान छुड़वाकर जल्दी से बाहर को भागे। मैंने देखा वो वाकई भाग रहे थे। यकीनन जल्दी से पार्किंग की तरफ जाकर उन्होंने एक महंगी टैक्सी बुक की और वहां से चल पड़े। मैं देख चुकी थी कि ये तो कुछ गरीब नहीं लगते थे, लेकिन सवाल ये उठता था कि अगर गरीब ना थे तो बच्ची को रिक्शे में डालकर क्यों लाए।
میں نے جلدی سے اپنے ایک دوست کو اس شناختی کارڈ کی تفصیلات بھیجی۔ میری سہیلی نادرا میں ہی کام کرتی تھی۔ خوش قسمتی سے آج وہ رات کو اپنے آفس میں ہی تھی۔ میں نے اس سے وہ شناختی کارڈ بھیج کر پوچھا کہ ذرا ان کے بارے میں تو بتاؤ۔ اس نے جو انکشافات مجھ پر کیے، میں مزید حیران رہ گئی تھی۔ وہ مرد اور عورت آپس میں میاں بیوی تو دور کی بات، سرے سے شادی شدہ ہی نہ تھے۔ البتہ عورت شادی شدہ تھی، مرد غیر شادی شدہ تھا، جبکہ اس عورت کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ یہ بیٹی اس عورت کی بھی ہو سکتی تھی۔ میرے ذہن میں خیال آیا، یہاں جو بچی لیٹی ہوئی تھی اس کی شکل دیکھ کر تصویر پر اس کو پہچاننا مشکل تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس عورت نے میرا شک خود ہی دور کر دیا جب وہ 2 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی وہ اپنی بچی کے پاس پلٹ کر نہیں آئی۔ صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ دونوں اس بچی کے ماں باپ نہیں تھے، ورنہ اسے اس حالت میں چھوڑ کر یہاں سے کیوں جاتے۔ اتنے میں ہم لوگ ناکام ہو گئے۔ بچی نے اپنی آخری سانس لی اور اس ننھی سی جان نے دم توڑ دیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کا جسم اکڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر معیز نے تو اسے پٹیوں میں باندھ رکھا تھا۔ میں نے ان کی طرف اشارتاً پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اگر اس نے ٹھیک نہیں ہونا تو آپ نے اسے پٹیوں میں کیوں جکڑ رکھا ہے؟ ڈاکٹر معیز کسی گہری سوچ میں تھا۔ ایک نظر میری طرف دیکھ کر بولا، تم نہیں جانتی کہ ہمیں کتنی بڑی حقیقت پتہ چلنے والی ہے۔ حقیقت ہی نہیں، پوری کہانی معلوم ہونے والی ہے۔ بس تم ایسا کرو، کسی طرح اس بچی کے ماں باپ کو ڈھونڈو۔ مجھے ایک بار پتہ چل جائے کہ وہ لوگ کون ہیں، اس کے بعد میں تمہیں ساری بات بتاؤں گا۔ ڈاکٹر معیز بھی شاید ان سے کام کروانا جانتا تھا۔ میں تو مارے تجسس کے پاگل ہو رہی تھی، جاننا چاہتی تھی کہ اس بچی کے ماں باپ کون ہیں، لیکن مجھے ڈاکٹر معیز نے اصل ماں باپ کی بجائے ان مرد اور عورت کو ڈھونڈنے کا کہا جو اس بچی کو یہاں تک لے کر آئے تھے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے معیز کے ان دونوں کا کوئی قصور نہ ہو، وہ ویسے ہی یہاں سے اس لیے گئے ہوں گے کہ انہیں کوئی اور کام ہوگا، یا وہ ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں پولیس ان سے تفتیش نہ شروع کر دے۔ بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، ایک شخص بے گناہ ہوتا ہے، پولیس اسے خواہ ہی دھر لیتی ہے اپنی فائل بھرنے کے لیے، مگر ان ساری باتوں کا کوئی جواز نہیں تھا۔ یہ میں اور معیز دونوں ہی جانتے تھے کہ وہ لوگ قصوروار تھے۔ ڈاکٹر شمائلہ، دراصل یہ بات جھوٹی نہیں ہے، بچے کا معاملہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہوا ہو اور وہ مجرم پکڑے نہ جائیں۔ اگر یہ چھوٹی بچی نہ ہوتی، کوئی مرد ہوتا، تو شاید میں اتنی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ آپ جانتی ہیں کہ آج کل چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا کیا جرائم ہو جاتے ہیں۔ میں اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ آپ کو شاید ایسا لگے گا کہ میں زیادہ ہی بول رہا ہوں، مگر مجھے دنیا کی ہر عورت کی عزت عزیز ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کی عزتوں کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ ڈاکٹر معیز ایک نئے نقطے کی طرف میرا ذہن لے کر گیا تھا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ یہ بچی کسی درندے کے ہاتھ لگ گئی ہو، اس نے اسے رون ڈالا ہو۔ بہت سارے سوال میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ اگر ایسا تھا، پھر تو ہمیں کسی صورت ان لوگوں کو نہیں بخشنا چاہیے۔ حادثاتی چیزیں الگ ہیں، لیکن اگر ان لوگوں نے اس بچی کا برا استعمال کیا، اسے بھی کمائی کا ذریعہ سمجھا، پھر تو یہ ہمارے قہر سے نہیں بچ سکتے۔ اگر پولیس نے سزا نہیں دی تو ہم خود سزا دیں گے، ڈاکٹر معیز نے کہا تھا، لیکن اس سب کے لیے حقیقت تک پہنچنا ضروری ہے۔ خواہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ قانون اپنے ہاتھ میں بھی نہیں لینا چاہیے نا شمائلہ۔ ڈاکٹر معیز مجھے سمجھانے لگا۔ میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ اس بچے کی ماں کو بلایا جائے۔ اگلے ہی لمحے مجھ پر ایک اور انکشاف ہوا تھا۔ دراصل اس بچے کی ماں ہی تھی، اور وہ اس کی اصل اور سکی ماں تھی۔ میرے تو ذہن کے اندر جھکڑ چلنے لگے تھے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایک عورت اپنی بچی کے ساتھ اتنا برا نہیں کر سکتی۔ میرے ذہن میں بہت ساری باتیں آنے لگی تھیں، لیکن ابھی میرے لیے سب سے زیادہ ضروری اس بچی کا پوسٹ مارٹم تھا۔ میں نے ڈاکٹر معیز سے کہہ دیا کہ ہمیں جو بھی کرنا ہے بڑا سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ میں نے ڈاکٹر معیز سے کہہ دیا کہ ہمیں جو بھی کرنا پڑے سچ تک پہنچنے کے لیے، لیکن اس بچی کی موت کی وجہ ڈھونڈنی ضروری ہے۔ بچی کی ماں بھی ہسپتال میں پہنچ چکی تھی۔ میں نے جب اسے یہ خبر سنائی کہ تمہاری بچی اس دنیا سے چلی گئی تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ مجھے اس کا رونا مگر مچ کے آنسو جیسا لگ رہا تھا۔ اب تم اپنا ناٹک بند کرو اور یہ بتاؤ کہ تمہاری بچی فوت کیسے ہوئی، اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوا۔ یہ کہنا تھا کہ وہ عورت مزید بھڑک گئی۔
अरे तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर? तुम एक माँ की ममता पर शक कर रही हो। मैं क्या अपनी बच्ची से मोहब्बत नहीं करती थी जो तुम मुझसे ऐसे पुलिस वालों की तरह सवाल जवाब कर रही हो? वो औरत उल्टा मुझ पर चढ़ दौड़ी, मगर उसने असल सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं जान गई थी कि कहीं न कहीं वो भी इस सारे मामले में मुलव्विस जरूर है। मैंने डॉक्टर मुइज से कहा, क्यों न इस औरत को हम यहीं बंद कर दें। अगरचे ये बात गैर कानूनी थी, मगर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मौसम की खराबी के बाइस अस्पताल में ज्यादा अमला भी नहीं था। मैंने उसे जाकर एक स्टोर में बहाने से बंद कर दिया तो वो बड़ा चीखी चिल्लाई। उम्र भी काफी थी, ज्यादा हाथापाई नहीं कर सकी। डॉक्टर मुइज ने कहा कि 15 मिनट बाद जाकर इससे पूछेंगे। अगर होश ठिकाने आए हों, हमें सच बताना चाहती हो तो फिर ठीक है, वरना हम पुलिस को बुलाकर उसे पुलिस के हवाले करेंगे। तब तक मैं पोस्टमार्टम की तैयारी करता हूँ। हमारे लिए सच को तलाश करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। डॉक्टर मुइज ने पोस्टमार्टम की तैयारियां बकायदा शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा था कि वो किसी भी सूरत इस बच्ची को सच जाने बिना यहाँ से जाने नहीं देंगे। वैसे भी अब तो वो मर चुकी थी, अब तो मामला मजीद अंधेरे में जा चुका था। डॉक्टर मुइज ने मुझे 10 मिनट के बाद बताया कि तुम जाकर उस औरत के पास बैठो, ऐसा ना हो कि वो भाग जाए। मैं तकरीबन रात 3 बजे तक अस्पताल में ही बैठी रही। पोस्टमार्टम किया जा चुका था, रिपोर्ट भी आ चुकी थी, मगर जब मैंने रिपोर्ट सुनी तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई माँ इतनी भी संगदिल हो सकती है। लेकिन जो कुछ उस बच्ची के साथ हुआ था, जरूरी नहीं कि वो उसकी माँ ने ही किया हो। मैंने सोचा कि पहले इस औरत का इतराफी बयान सुनूं, फिर उससे पूछूं, उसे बताऊं कि उसकी बच्ची के साथ हुआ क्या है। अगर वो मानेगी और अपनी आमादगी जाहिर करेगी कि वो सच बोलेगी, तो फिर हम उसे यहाँ से जाने देंगे। फिर तो वो माँ वाकई में गमजदा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर उस औरत को भी सजा होनी चाहिए, क्योंकि उसने अपनी बच्ची का बहुत बुरा इस्तेमाल किया था। 2-3 स्टाफ को भी बुलाकर मैंने उस औरत को काबू किया और हम उसे ऑपरेशन थिएटर तक लेकर आ गए, जहाँ पर उस बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ था। अपनी बच्ची को यूं देखकर उस औरत की भी चीखें निकल गईं। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही बोलने लगी। शायद उसके ज़मीर की आवाज थी, हाय मैं लुट गई, मैं मर गई, मैंने अपनी बच्ची के साथ कितना बड़ा जुल्म कर दिया। वो औरत अब रोने लगी थी। डॉक्टर मुइज ने मुझे इशारे से चुप रहने का कहा। वो चाहते थे कि ये औरत अपना पूरा एतराफ़ जुर्म कर ले, उसके बाद हम देखेंगे कि वो सच बोलती है या झूठ। लेकिन अब तो वो सच ही बोलने जा रही थी। मैंने अपनी बच्ची को कुरान हिफ्ज करवाया, मैंने अपनी बच्ची के लिए कुर्बानियां दी, मगर मैं लालची निकली। मैं माँ होकर भी अपनी ममता इस पर निछावर नहीं कर सकी। मुझ जैसी बदबख्त माँ इस जमाने में कहीं ना होगी। वो औरत धाड़े मार मार कर रो दी। अब तो अपना सीना भी पीट रही थी। उसका सारा नाटक हम इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे कि हम उसके मुंह से सच उगलवा सकें। हालांकि अस्पताल में इस सारे माहौल की इजाजत नहीं होती। फिर उसने जो सच कहा, हमारे कानों में तो जैसे किसी ने शीशा पिघलाकर डाल दिया हो। मैं सोच नहीं सकती थी कि एक माँ इतना भी गिर सकती है। मुझे बेटों की ख्वाहिश थी, उस औरत ने हिचकी भरते हुए कहा था। और फिर क्या तुमने बेटों की लालच में, क्या तुम अपनी बेटी को बेचना चाहती थी? मैं बेचना तो नहीं चाहती थी, मेरी ये नियत नहीं थी कि मैं अपनी बेटी को बेचूं, मगर मेरे देवर ने मुझसे मशवरा लिया। कहने लगा, अगर तुम अपनी बेटी का ये खराब गुर्दा निकलवा दो, जिसकी वजह से अक्सर बीमार रहती है, तो तुम्हें फायदा भी हो जाएगा। मुझ बेवकूफ को इतना समझ ना आ सका कि खराब गुर्दा बिकता ही कहाँ है। वो मेरी बच्ची का गुर्दा निकलवाने ले गया था, लेकिन जब आधा काम हो चुका तब मुझे खबर हुई कि मेरी बच्ची के साथ हुआ क्या है। मैं क्या करती? मेरी बच्ची के साथ जो जुल्म हो चुका था, वो तो सब कुछ खत्म नहीं होने वाला था। मेरे बोलने से मेरी बच्ची का गुर्दा वापस तो नहीं आने वाला था, लेकिन उन जालिमों ने मेरी बेटी का गुर्दा अलग निकाला। उसके बाद उन जालिमों ने इतना भी नहीं किया कि मेरी बच्ची को ठीक से टांके लगा देते। वो औरत रोने लगी। मेरी बच्ची का खून बह निकला। जाहिर है उनके लिए तो मेरी बच्ची माले मुफ्त ही थी। उन्हें टांके लगाकर क्या मिलना था? उन्होंने तो वो गुर्दा निकाला, अपनी कीमत वसूल की और मेरी बच्ची को यूं ही फेंक दिया। हम उसे अस्पताल में इसलिए लेकर आए थे कि मेरी बच्ची का इलाज हो सके, मगर आपके सवालों ने मुझे डरा दिया।
मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने 3 बच्चों को छोड़कर जेल में चली जाऊं। मेरा कसूर कोई नहीं है जी। मैं अपने देवर की बातों में आ गई थी, मगर मैंने गलत किया। वो औरत ये कहकर रोने लगी। मैं और डॉक्टर मुइज सोच में पड़ गए कि हम इसके साथ क्या करें। जेल में भिजवाते हैं तो बाकी 3 बच्चे भी रुल जाएंगे, क्योंकि बाप तो नशा करता था। एक माँ ही बच्चों का ख्याल रखती थी। बस इंसानियत के नाते हमने उसे जाने दिया, क्योंकि बच्ची की रूह तो फना हो चुकी थी। अब तो उसे वापस लाया नहीं जा सकता था। आप ही बताइए कि मैंने और डॉक्टर मुइज ने सही किया या गलत किया। आपकी राय का इंतजार रहेगा, क्योंकि मेरे दिल पर उस बच्ची की रूह का बोझ है, अपने जमीर का बोझ है। खुदारा मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा।